हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये शुरू करने जा रहे हैं और बीएससी सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो रियल एनालिसिस में हम केवल रियल नंबर की स्टडी करते हैं। अब यहाँ जो हमारा वेरिएबल होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, तो उसको जैसे रियल नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमें लेते हैं तो रियल लाइन में सिर्फ एक लाइन, इसी पर हमारा यह जीरो आ गया और इसके एक साइड में पॉजिटिव रियल नंबर्स और दूसरे साइड में हमारा निगेटिव रियल नंबर्स हो जाता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको लेना होता है तो ये आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट होते हैं। यदि हमारे दो रियल नंबर एक x और y ये दो रियल नंबर हैं तो इसको x और प्लस IY इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसमें ये रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब हम क्या करते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की स्टडी करेंगे तो x प्लस IY इसको हम एक वेरिएबल z इससे डिनोट करेंगे। यानी जो यह z है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस टोटल को हम नहीं लिखेंगे। यदि हमारा fz ऐसा लिखा गया है इट मीन्स ये z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट होंगे। अब आप देखें कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है तो रिप्रेजेंटेशन में हम दो एक्सिस, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस ऐसा हम लेते हैं। तो यदि हमारा यह रियल एक्सिस हो गया और इसको हमने यह इमेजिनरी एक्सिस ये रियल नंबर और फिर ये इमेजिनरी एक्सिस ऐसा इसको शार्प में IM ऐसा हमने डिनोट किया इमेजिनरी एक्सिस। तब यहाँ हमारा इस प्लेन में कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट में का कोऑर्डिनेट जब हमको डिसाइड करना होता है तो हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ये जो वैल्यू आया यदि उसको हम x से रिप्रेजेंट करें और फिर जो ये इमेजिनरी नंबर है इस पर हमने लिया यदि यह y है तो अब इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ये रियल पार्ट x और प्लस यहाँ से इमेजिनरी पार्ट यह y और तब ये x प्लस IY ये पॉइंट हो जाएगा जिसको हम सिंपली z से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा अब जो भी हम फंक्शन लेंगे उन सब का वेरिएबल जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। अब हमारा इसमें पहला जो चैप्टर होगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा। तो हम ये देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। तो एनालिटिक फंक्शन जब हम समझ लेंगे तब इसके बाद एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम लोग करेंगे। तो एनालिटिक फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन किसी पॉइंट पर, ये दोनों दो बातें हैं। पहले हमको कोई भी एक फंक्शन दिया गया हो जिसके वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हो, z दिया हो, तब हमको ये देखना होता है कि वो जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर एनालिटिक है, इसका क्या मतलब है। तो जैसे हमारा कोई भी जब फंक्शन हम लेंगे तो उसका एक डोमेन होगा, एक हमारा कोडोमेन होगा। तो डोमेन के पॉइंट पर ही फंक्शन डिफाइंड होता है। तब हमारा यदि यह डोमेन को यदि हमने D से डिनोट किया, डोमेन को D से डिनोट किया, अब इसी का कोई एक पॉइंट हमने ले लिया Z0 हमने रिप्रेजेंट किया, हमारा इस डोमेन का कोई एक पॉइंट है। अब जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा fz, यानी अब जो वेरिएबल अब तक हम लोग डिनोट करते रहे वो x के टर्म में लेते रहे, fx fy इस फॉर्म में, तो वो हमारा रियल वैल्यू हुआ करता था। अब यहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स है तो उस वेरिएबल को हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से यह fz एक हमारा फंक्शन है। तो ये fz किसी पॉइंट z0 पर एनालिटिक हो जाए, इसका अभिप्राय है। यानी कोई भी ये फंक्शन है ये इस डोमेन के किसी पॉइंट पर एनालिटिक हो गया, इसका मतलब ये है कि यह z0 जो पॉइंट है इस z0 पर एक नेबरहुड हमको मिल जाए,
इसका एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए Z0 का कि इस नेबरहुड में ये जितने भी पॉइंट हों, इस प्रत्येक पॉइंट पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाए। अब यदि आप देखें कि जो ये नेबरहुड आपने लिया, यदि इस नेबरहुड में कुछ पॉइंट ऐसे आ गए जिस पर हमारा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तब हम क्या करें, इस नेबरहुड का रेंज और कम करें। नेबरहुड हमने लिया, अब देखें कि क्या इसके प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो गया। तो यदि इसके अंदर के सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया, तब हमारा जो फंक्शन है वो Z0 पर ये एनालिटिक हो गया। यानी कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है, इट मीन्स उस पॉइंट का एक नेबरहुड ऐसा मिलना चाहिए कि जिसके अंदर के प्रत्येक पॉइंट पर जो फंक्शन हो डिफरेंशिएबल हो जाए। यदि हमारा कोई नेबरहुड ऐसा नहीं मिला कि जिसके प्रत्येक पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब वो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा। क्लियर है ये? तो यानी फाइनली टोटल जो हम लोगों ने वर्क किया उसमें ये कि कोई भी हमारा एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड का मतलब कि जैसे हमारा जो ये फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू आवे वो सिंगल वैल्यू दे, वो हमारा मल्टीपल वैल्यू न दे। तो हमारा सिंगल वैल्यूड कोई फंक्शन है और वह सिंगल वैल्यूड जिस डोमेन में डिफाइंड है उसके किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक तब हो जाता है जब उस पॉइंट का एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए कि जिस नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पर वो जो फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल हो जाए। तब हम कहेंगे कि जो एक फंक्शन f(z) है वो पॉइंट जिसको हमने डिनोट किया है Z0, इस पर वो एनालिटिक हो गया। ये फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक हुआ। अब फंक्शन एनालिटिक हो जाए, अभी हमने फंक्शन को एक पॉइंट पर एनालिटिक देखा, अब हमको ये देखना है कि वो फंक्शन ही एनालिटिक हो जाए। तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि जैसे हमारा कोई एक डोमेन है, यदि इस डोमेन के कुछ फाइनाइट पॉइंट को छोड़ दें, कुछ फाइनाइट पॉइंट को छोड़ दें और शेष जितने पॉइंट हैं यदि सब पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, तब हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो इस रीजन में, इस डोमेन में वो एनालिटिक हो गया। अब ये फंक्शन एनालिटिक हो गया। और जो कुछ फाइनाइट पॉइंट है जिस पर कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, वही सिंगुलर पॉइंट कहे जाएंगे। वो जो पॉइंट हुआ वो सिंगुलर पॉइंट। अब यदि कोई फंक्शन ऐसा रहा कि इस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो जाए, तो वैसे फंक्शन को ही हम रेगुलर फंक्शन कहते हैं। यानी अभी तक के वर्क में आप लोगों ने जो समझा है वो ये समझे हैं कि कोई भी हमारा फंक्शन है जिसका वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो, तो वो फंक्शन किसी पॉइंट पर कब एनालिटिक हो जाएगा, वो फंक्शन किसी डोमेन में कब एनालिटिक हो गया, और वो रेगुलर कब हो गया और सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया। इन पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी से रिलेटेड आगे का हमारा एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, तो उस महत्वपूर्ण थ्योरम का हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं और तब उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे, वो आगे का हमारा वर्क